गुड इवनिंग बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। जैसा कल आपको हम प्लानिंग बताए हुए थे, प्लानिंग मेरा क्या उस पर हम चर्चा किए हुए थे। आपका जो 2 महीने एग्जाम का समय बचा हुआ है उसमें तैयारी कैसे करना, उस पर हम कल प्लानिंग किए हुए थे। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर यहाँ से क्लास में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम फिजिक्स शुरू कर रहे हैं 10th का। इसमें क्या पढ़ाएंगे आपको? अभी हम फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स, इस फिजिक्स में क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, इसमें 2 मुख्य पार्ट पढ़ना है फिजिक्स का। एक पार्ट पढ़ना है प्रकाश का पार्ट है, एक किसका पार्ट है, एक प्रकाश का है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? लाइट कहते हैं। उसके बाद जो 2 नंबर पे है सेकेंड पार्ट है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ये ध्यान रखना है। अब देखिए प्रकाश जो है, इस प्रकाश में क्या क्या पढ़ना है। प्रकाश में 3 चैप्टर दिया हुआ है। प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, और फिर इसी में क्या है, आपको मानव नेत्र पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में जो विद्युत धारा है, इसमें क्या पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ क्या पढ़ाएंगे, मैग्नेट पढ़ाएंगे। उसे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जो होता है वो उसी में पढ़ा देंगे, या इसमें ये हो जाएगा। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, प्रकाश शुरू करने वाले। अगर अभी तक आप लोगों ने 10th में इसको एक बार भी नहीं पढ़ा है तभी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा का सारा क्या होगा, समझ में आएगा। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है, तो ये बताइए प्रकाश क्या होता है। तो जब हमें किसी वस्तु को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु को अपनी आंख से देखते हैं। तो आंख के साथ साथ प्रकाश भी चाहिए। अगर किसी वस्तु को देखना हो, आंख है प्रकाश नहीं तो नहीं देख पाएंगे, प्रकाश है आंख नहीं है तभी नहीं देख पाएंगे। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कारक है, एक आंख होनी चाहिए, एक प्रकाश होनी चाहिए। मान लीजिए अंधेरा रूम है, रूम अंधेरा है, तो उस अंधेरा रूम में क्या होता है, हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारे पास तो आंख है लेकिन प्रकाश नहीं है, इसलिए हम उस वस्तु को नहीं देख पाते। तो वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका परिभाषा, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, जिसकी सहायता से इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, देख पाते हैं। ये प्रकाश हो गया। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा भी है। आगे पढ़िएगा आप लोग। अब इसमें क्या है, प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है, उसको बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। मतलब जिस चीज से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश कहाँ से आता है, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। तो प्रकाश का क्या स्रोत है, प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का 2 स्रोत है, 2 मेन है। एक क्या है प्राकृतिक और एक क्या है मानव निर्मित है। एक है आपको प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत हो जाएगा। प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। प्राकृतिक स्रोत में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, तारा, तो तारा भी, सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा ही है। ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। मानव निर्मित में क्या होगा, जलता हुआ बल्ब, जो बल्ब है बिजली वाला वो जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब हो गया, या जलती हुई मोमबत्ती हो गई, मोमबत्ती हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत हो जाएगा। तो प्रकाश का दो स्रोत हो गया, प्राकृतिक स्रोत हो गया और मानव निर्मित स्रोत हो गया। चलिए इसके बाद क्या है, नेक्स्ट प्रकाश का स्रोत हो गया। अब देखिए क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट जो प्रकाश देती है, जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। ध्यान रखना है, प्रदीप्त, प्रदीप्त होता है, और एक क्या होता है अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं,
अप्रदीप्त वस्तु में। तो प्रदीप्त में क्या होगा, प्रदीप्त में वही होगा जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त कहेंगे। और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जो वस्तु प्रकाश नहीं देती उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त कहेंगे। तो प्रदीप्त में वही जो प्रकाश का जो स्रोत है तो वो स्रोत क्या आ जाएगा, प्रदीप्त में आ जाएगा। लेकिन जो प्रकाश का स्रोत नहीं है वो किस में आ जाएगा, अप्रदीप्त में आ जाएगा। तो यह इसमें सूर्य तारा हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, तो ये सब क्या हो गया, प्रकाश, ये सब क्या होगा, प्रदीप्त वस्तुएं हो गई। अप्रदीप्त में क्या होगा, जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो ये सब के सब क्या है, अप्रदीप्त है। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, तो ये सब के सब क्या है, अप्रदीप्त है। और एक बात और ध्यान रखना है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा, ये चंद्रमा क्या है, प्रदीप्त की अप्रदीप्त है। क्या चंद्रमा से प्रकाश निकलता है, क्या चंद्रमा प्रकाश देती है, तो नहीं, चंद्रमा से प्रकाश नहीं आता है, उसलिए चंद्रमा क्या है, प्रदीप्त नहीं, अप्रदीप्त है। अब क्या होता है, अंधेरी रात में जब चंद्रमा से प्रकाश आता है तो हम लोग को बचपन में फील होता था नहीं, चंद्रमा के पास भी अपना प्रकाश होता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा क्या करता है, वह तारा के प्रकाश से प्रकाशित होकर तब जाकर वह चमकता रहता है, ये ध्यान रखना है। तो चंद्रमा क्या है, अप्रदीप्त है। क्या चंद्रमा अप्रदीप्त है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है, आपको 3 पदार्थ पढ़ना है। एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारभासी, पारदर्शी, पारभासी, और एक क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। ये 3 प्रकार की वस्तुएं ध्यान रखना है। पारदर्शी, परिभाषा नहीं लिखेंगे, सिर्फ सुन लीजिए, आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। पारदर्शी क्या होता है, तो वह पदार्थ, वह वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, मतलब जिससे होकर प्रकाश आर पार कर जाता है, यानी वह पदार्थ जिसके हम आर पार देख सकते हैं, वह क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। जैसे इसमें कांच हो गया, शीशा हो गया, हवा हो गया, तो इस सबसे क्या होता है, प्रकाश आर पार हो जाता है। इससे मतलब इसके आर पार हम आसानी से किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अपारदर्शी क्या होगा, तो इसका उल्टा अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार नहीं करेगा, यानी जिसके हम आर पार नहीं देख पाएंगे उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। जैसे मतलब दीवार हो गया, ये क्या है, अपारदर्शी है। ईंटा हो गया, ये क्या है, अपारदर्शी है। तो अपारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार नहीं करेगा। पारभासी क्या होता है, जिससे प्रकाश आर पार करता है लेकिन अंशतः आर पार करता है, थोड़ा ही आर पार करता है। इसका मतलब हुआ तो जिसके आर पार हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, धुंधला देख पाते हैं, थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए घिसा हो, जैसे शीशा है, शीशा, तो शीशा को घस देंगे तो घिसा हुआ शीशा हो गया, या तेल लगा हुआ कागज हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, आपको घिसा हुआ शीशा हो जाएगा, घिसा हुआ कांच हो जाएगा, या तेल लगा हुआ कागज हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज हो जाएगा। तेल लगा हुआ कागज हो जाएगा। रक्त हो गया, दूध हो गया, चर्म हो गया, या जो घना कोहरा बादल होता है, कोहरा हो गया, कोहरा हो गया, बादल हो गया, ये सब हो गया। धुआं हो गया, धुआं होगा, तो इसके आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका पारभासी हो जाएगा। ये ध्यान रखना, 3 प्रकार के वस्तु। ऑब्जेक्टिव में सवाल कैसे बनेगा, से निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी है, या अपारदर्शी है, या पारभासी, इस तरीके से एमसीक्यू में क्वेश्चन बनते रहता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश गमन करता है। 2017 के जब बोर्ड एग्जाम हुआ था 10th में, तो उसमें पूछा हुआ था से प्रकाश से गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, मतलब प्रकाश कैसे गमन करते हैं, ये पूछा हुआ था। ये पूछता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या का ध्यान रखना है, किरण। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे कहते हैं, RAY, रे। तो रे क्या होता है, तो प्रकाश की गमन पथ की जो दिशा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, यानी रे कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस पथ पे चलती है उसे क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो प्रकाश रे क्या है, तो प्रकाश की गमन पथ की दिशा है, गमन पथ की दिशा है। तो ध्यान रखना, प्रकाश क्या होता है, हमेशा सीधी रेखा में चलते इस तरीके से। तो ये क्या होगा, ये क्या कहलागा आपका, किरण कहलागा। ये क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा। प्रकाश इस तरीके से चलती है। अब देखिए प्रकाश जो किरण होता है वो किरण कैसे चलता है।
तो किरण, एक किरण नहीं चलता है, किरण का समूह होता है। जो किरण का समूह होता है उसे क्या, तो हम क्या कर रहे हैं, किरण समझा रहे हैं। तो किरण क्या हो गया, तो गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब ये किरण अकेले नहीं, ग्रुप में चलता है, ग्रुप में रहता है किरण, तो उसे किरण के जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ये ध्यान रखना है। तो किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज, किरण पुंज, इसको क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ये क्या होता है, जो किरणों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। अब देखिए, किरण का जो समूह होगा वो कैसे होगा, किरण का समूह ऐसे होता है, एक समूह ऐसे होगा, तो ये क्या जा रहा है, ये समांतर किरण पुंज हो गया, ये समांतर जा रहा है। और एक ऐसा होगा, तो एक पॉइंट से, एक जो बिंदु होगा वहां से इस तरीके से किरण निकले, इस तरीके से चारों ओर क्या होगा, यह फैल जाएगा। या एक ऐसा होगा कि एक ही पॉइंट पर बहुत सारा किरण आके क्या करेगा, मिलेगा इस तरीके। ये सब के सब क्या कहलाएगा, तो ये सब के सब क्या कहलाएगा, आपको किरण पुंज कहलाएगा। ये ध्यान रखना, इसका नाम क्या है, सबका नाम है किरण। लेकिन जो ये है, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, समांतर किरण पुंज हो जाएगा। और ये क्या हुआ है, तो एक जगह से निकलकर चारों ओर चला गया है, तो उसे क्या बोलेंगे, अपसारी। इसे क्या बोलेंगे, अपसारी। ये क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। ये हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, ये हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। और ये क्या है, सब एक जगह पे आकर इकट्ठा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण, ये हो गया। अब देखिए, एक पूछता है समांतर किरण पुंज के उदाहरण पूछते रहता है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, दूर से आती हुई सूर्य प्रकाश या दूर से आती हुई किरण जो होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। या इसमें एक सबसे बेस्ट उदाहरण इसका क्या है, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश जो होता है वह क्या होता है, समांतर किरण पुंज का एक अच्छा उदाहरण होता है। ये पूछते रहता है ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर किरण पुंज का उदाहरण है, ये ध्यान रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। तो अब शुरू कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अभी देखिए परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, जैसे कि प्रकाश जब चल जाती है कि कहीं ना कहीं टकराते, या तो क्या करेगा, किसी ऑब्जेक्ट को आर पार कर जाएगा, या उसे टकरा के वापस आएगा। आर पार करेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। लेकिन जो अपारदर्शी होगा, जहां पे प्रकाश आर पार नहीं कर पाएगा, वहां से क्या होगा, वो टकरा कर वापस लौट जाएगा। तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के जो लौटता है, तो उसे लौटने की जो प्रक्रिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग बुक में भी लिखा हुआ है। हम लोग, ये क्या है, टारगेट बैच है, और हर चीज का परिभाषा लिखना संभव नहीं है। हर चीज का लिखेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, उसलिए इसको सुनकर भी आप लोग लिख सकते हैं या बुक से भी लिख सकते हैं। ऑल ओवर आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा कर लौटा, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह भी एक नियम के तहत कार्य करता है, तो उसको प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो इसे क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यह कोई दर्पण है, अब क्या होगा, प्रकाश इस तरीके से आया और यहाँ पे टकराया, टकरा के लौट गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। अब आपको हम प्रकाश के परावर्तन के नियम बता रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम बता रहे हैं। क्या है प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसमें देखिए नियम क्या है, नियम समझिए, थोड़ा अच्छे ढंग से इसको समझिए।
अच्छा एक मिनट, नियम समझने से पहले आप एक एक चीज और समझ लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम समझने से पहले एक चीज, पहले परावर्तन को एक बार और अच्छे से डिफाइन कर लेते। देखिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए यह क्या है, यह कोई एक समतल दर्पण है, यह क्या है, एक समतल दर्पण है। अब क्या हुआ, इस तरीके से कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे आकर टकराया, टकरा के क्या हुआ, वापस चला गया। यह आकर टकराया और यह वापस चला गया। तो जो किरण आके टकराया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, इसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण। तो जो किरण आके टकराया उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। और जो टकरा कर लौट गया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। परावर्तित किरण बोले, ये ध्यान रखें। अब देखिए क्या हो गया, ये दर्पण के जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर आके यह आपतित किरण टकराया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। तो यह जो पॉइंट है इसका नाम क्या पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपको आपतन बिंदु हो जाए। इसका नाम क्या है, आपतन। ठीक है, उसके बाद अब समझिए क्या है, जो आपतन बिंदु होता है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल खींचते, अभिलंब खींचते, अभिलंब खींचते, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। इसका नाम क्या पड़ता है, तो इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, यानी नॉर्मल इंग्लिश में ये क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। या अब अभिलंब हो गया। अब क्या है, यहाँ पे दो प्रकार के कोण बनते हैं। तो एक क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है। और एक कोण क्या है, अभिलंब और परावर्तित कोण, परावर्तित किरण के बीच में बनता है। तो जो कोण यहाँ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और यह जो आपतन कोण है इसी को क्या कहते हैं, इंग्लिश में शॉर्टकट में आई लिखते हैं, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, उससे इसका क्या कहेंगे, इसका संकेत क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहां पर जो एंगल बनेगा यह क्या हो जाएगा, यह परावर्तन, परावर्तन कोण बनेगा। इसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे हम लोग आर से दिखाएं, आई होगा और ये आर हो गया। तो कौन कौन सा पॉइंट आपका हो गया, इसमें पॉइंट हो गया आपका आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया, अभिलंब हो गया, आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नियम पे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है, इस नियम को समझिए। दो नियम है, पूछते रहता है यह एग्जाम में, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। दो नियम है, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया तो आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम भी समझ में आ जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन जो पहला नियम है क्या कह रहा है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, यहाँ देखिए ये आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है, एक ही तरफ होता है। मान लीजिए अगर लाइट इस तरीके से, मान लीजिए यह दर्पण है, यह मिरर हो गया कोई, अगर इस पर लाइट इस तरीके से गया, ऐसे गया तो टकरा कर ऐसे लौट गया, और इस बीच में अभिलंब हो गया। आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब जो है सिर्फ एक ही समतल में है, आर पार नहीं किया है, ऐसा नहीं हुआ है। इस पर आपतित किरण हो गया, इस तरह परावर्तित किरण, ऐसा नहीं हुआ, आर पार नहीं किया है। मतलब तीनों क्या है, एक ही समतल में है। इसका मतलब हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वह तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होगा, एक ही समतल में हो जाए। यानी पहला हो गया, आपको इसमें लिख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों
एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में प्रकाश के परावर्तन का यह पहला नियम। ठीक है, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? जो आपतन कोण है, मान लेते अगर यह आपतन कोण 30 डिग्री का हुआ तो यह परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का ही होगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां पर लिख देंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर बराबर होता है। ये ध्यान रखना है, प्रकाश के परावर्तन का ये दो नियम है, ये नियम याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है? आते रहता है। अब एक बात क्या ध्यान रखना है, जैसे सेकेंड नियम है से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, थोड़ा इसको हम समझाएंगे और ज्यादा। इसमें समझिए, जैसे कि मान लीजिए समतल दर्पण है, जिसमें हम लोग घर में अपना फेस देखते हैं। आपको पढ़ाएंगे दर्पण 3 प्रकार के होता है, मुख्य रूप से 2 होता है, समतल होता है और गोलीय होता है। गोलीय में भी 2 होता है, एक उत्तल होता है, क्या होता है? अवतल होता है। इसमें जो हम करने वाले हैं आपको प्रकाश के परावर्तन, अब समझिए, मान लीजिए अगर यह आपका समतल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। समझिए, ये समतल दर्पण हो गया, तो ये भी तो समतल दर्पण ही है। अगर इस समतल दर्पण पर, समतल दर्पण जो आपतित किरण हो जाएगा वो अभिलंब हो जाएगा। क्या होगा? अगर सीधे आके पड़ा, एकदम सीधा आके पड़ा है, तो जो परावर्तित किरण होगा वह इसी पर टकरा के वापस लौटेगा। मतलब जैसे आया है वैसा ही यह लौट कर चला जाएगा, जैसे आया है वैसा ही क्या होगा? लौट कर चला जाएगा। क्या मतलब हुआ? से मान लीजिए समतल दर्पण है, अगर इस पर लाइट सीधा आके पड़ा है, एकदम सीधा आके पड़ा है, तो टकरा के तिरछा नहीं, एकदम सीधा ही लौटेगा। अगर यह तिरछा आया है तो यह भी क्या होगा? तिरछा ही जाएगा। यह ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन का आपका नियम हो गया। चलिए इसके बाद अब चलते हैं। इसके बाद हम लोग को मुख्य पढ़ना है प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह प्रतिबिंब बनता है मिरर में, दर्पण में। तो हम पहले पढ़ते प्रतिबिंब के बारे में, यानी प्रतिबिंब का आपको एक परिभाषा हम बता देते हैं, और उसके बाद क्या आपको बताएंगे? हम मिरर बताएंगे। देखिए प्रतिबिंब में क्या होता है, प्रतिबिंब में क्या होता है, तो उसमें ध्यान रखना है से, उसमें जब किसी वस्तु से आता हुआ प्रकाश का किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे 2 बात हुआ, कहिएगा तो मैं परिभाषा लिख देता हूँ। देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यहाँ देखिए इसका परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से आता प्रकाश का किरण किसी बिंदु स्रोत से आता प्रकाश का किरण किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु पर, बिंदु पर मिलती है या मिलती है, मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होती, या बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है या बिंदु से से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। स्रोत का
प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो बात हो गया। प्रतिबिंब इसी बेसिस पर प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। क्या लिखे हम? यहाँ पे हम लिखे हैं कि जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत मतलब मालूम होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए जिस बिंदु पर वास्तव में आके मिलेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यानी यह प्रतिबिंब क्या होता है? यह प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। यह प्रतिबिंब क्या होता है? दो प्रकार के होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आपको वास्तविक होता है, और एक क्या होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक, इसी काल्पनिक हम लोग क्या कहते हैं? आभासी कहते हैं। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, तो ध्यान रखना है परिभाषा सेम टू सेम लिखा है। क्या लिखा है? से किसी बिंदु स्रोत से आता प्रकाश का किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आके मिलता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? वास्तविक बोलेंगे। और जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? काल्पनिक बोलेंगे। बस इसी में दोनों आपका प्रकार प्रतिबिंब का दोनों प्रकार इसी में छिपा हुआ है। तो एक वास्तविक हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। तो काल्पनिक में क्या लिखेंगे? किसी बिंदु स्रोत से आता प्रकाश का किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब जो आपको हम पढ़ाएंगे मिरर, उसमें बताएंगे से कहां पे काल्पनिक बन रहा है और कहां पे वास्तविक बन रहा है। तो इसका यूज आपको हम अभी बताएंगे, मिरर में बताने वाले हैं। ध्यान रखना है, अभी आपको क्या पढ़ाएंगे? हम मिरर पढ़ाएंगे। चलिए क्या है, अब पढ़ाएंगे दर्पण। ध्यान रखना है, दर्पण इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में मिरर कहते हैं। मिरर। अब देखिए दर्पण क्या है? मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक क्या है? समतल दर्पण। एक आपको हो गया समतल दर्पण हो गया, और एक क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण हो जाए। गोलीय दर्पण हो जाए, गोलीय दर्पण हो जाए। अब देखिए समतल दर्पण, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होता है। यहां भी इसका दो प्रकार हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा, एक आपका अवतल हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। अवतल और उत्तल अभी याद करा देंगे, किसे अवतल किसे उत्तल कहते हैं। यहाँ देखिए जिस दर्पण का हम लोग, जिस दर्पण में हम लोग घर में फेस देखते हैं, मुंह देखते हैं, शकल देखते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समतल दर्पण कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? समतल हो जाएगा। गोलीय में दो हो गया, एक अवतल एक उत्तल है। तो जो हजामती दर्पण के रूप में जिसका यूज किया जाता है वो क्या हो जाएगा? आपका अवतल हो जाएगा। जो सैलून में होता है वो क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। और जो भी गाड़ी होता है, मोटरसाइकिल होता है, चार चक्का होता है, जो गाड़ी होता है, गाड़ी में पीछे देखने के लिए जिस मिरर का यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उत्तल कहते हैं। यानी उत्तल का दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब समतल के बारे में देखिए क्या होता है। जिसे समतल दर्पण है तो इसका पूरा फीचर आपको इसी में हम लिख देते हैं समतल दर्पण के बारे में। अब देखिए समतल दर्पण जो घर में होता है उसका यूज, इसका विशेषता देखिए, बताइए क्या होगा? समतल दर्पण का विशेषता बताइए क्या होगा? विशेषता, विशेषताएं, इसका कई सारा विशेषताएं होती है। अब आपको चार पांच विशेषता हम बताएं। देखिए पहला विशेषता क्या होता है? समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है? वास्तविक नहीं होता है, आभासी होता है। क्या होता है? वह आभासी यानी कि काल्पनिक होता है। यह ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? इसमें क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब, यानी समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह ध्यान रखना है। फिर क्या होता है? उसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा। उसके बाद देखिए क्या होता है? जब घर में आईना में मुंह देखिएगा तो आप उठाइएगा दाहिना हाथ, आपका उठेगा बायां हाथ, इस तरीके से होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको पार्श्विक उल्टा बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग? पार्श्विक उल्टा बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर देखिए, नेक्स्ट विशेषता क्या है? तो नेक्स्ट विशेषता है से समतल दर्पण से हम जितना आगे होंगे ना, समतल दर्पण से हम जितना आगे होंगे उतना ही पीछे मेरा प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब हुआ यह समतल दर्पण है, अगर इससे हम 3 मीटर आगे है, यानी इसके सामने हम 3 मीटर है, तो प्रतिबिंब क्या होगा? इसका 3 मीटर ही पीछे बनेगा। का मतलब अगर समतल दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होगी प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। इसका मतलब हुआ से इसमें वस्तु दूरी, इसमें वस्तु दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपको प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब
दूरी हो जाएगा। दोनों दूरी क्या होता है, बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। यानी इस दर्पण से जितना दूर हम होंगे उतना ही पीछे क्या होगा, प्रतिबिंब मेरा बनेगा। तो ये क्या होगा, आपका समतल समतल दर्पण का विशेषता हो गया, विशेषता होगा। क्या है आपका, जैसे कि हम 4 बता दिए। अगला क्या हो जाएगा, जितना जैसे कि आप आईना में जब मुंह देखते हैं तो जितना बड़ा आप होइएगा उतना ही बड़ा उसमें आपका फेस दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, आपका आकार क्या हो जाएगा, बराबर आकार का हो जाएगा, यानी कि समान आकार का हो जाएगा। आकार क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा, यानी कि समान आकार का हो, समान आकार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फीचर देखिए, नेक्स्ट क्या है इसमें, अगर समतल दर्पण सामने लगा हुआ है, अगर हम भी स्पीड से जा रहे हैं, अगर भी स्पीड से वो भी आएगा, यानी कि मेरा वस्तु का जो वस्तु होगा उस वस्तु का जैसे कि जो व्यक्ति खड़ा होगा तो व्यक्ति का स्पीड और दोनों का स्पीड बराबर होगा। बराबर जब स्पीड होगा तो अगर हम जाएंगे 2 के स्पीड से तो क्या महसूस होगा, सो 4 के स्पीड से आ रहा है, इस तरीके से महसूस होगा। यानी क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, वो चाल कैसा प्रतीत हो जाएगा, तो चाल दुगुना प्रतीत होगा। ये ध्यान रखिएगा, चाल जो है वो चाल आपको दुगुना प्रतीत होगा, दुगुना प्रतीत होगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आगे बताएंगे इसमें, तो इस ये जो है ना समतल होता है, इसमें कोई रेडियस वगैरह नहीं होता है। तो अगर कभी आपको पूछ दिया से समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या, अगर कभी पूछ दिया वक्रता त्रिज्या समतल दर्पण का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछने वाला ये साथ, तो क्या करना आपको ध्यान कर ले, ठीक है। समतल दर्पण आपका हो गया। उसके बाद हम अभी क्या शुरू करने वाले, अब गोलीय स्टार्ट करेंगे। अब गोलीय में क्या आपको ध्यान देना है, आपको पूरा पूरा भी हम आपको गोलीय में जो भी इंपॉर्टेंट बात है पूरा भी आपको हम समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण कैसे बनता है। गोलीय दर्पण, अब देखिए ये क्या होता है, जैसे कोई एक गोला होता है तो उसी गोला के एक सतह को रजतित करके क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण बनाया जाता है। इसमें 2 हो जाता है, एक क्या हो जाएगा आपका अवतल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा उत्तल हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका अवतल दर्पण हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, एक क्या हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। अब देखिए पहचानने का क्या है, उत्तल, तब मान लीजिए एक गोला था, देखिए ये गोला था, ये क्या कर लिया गया, यहाँ से काट के हटा लिया गया, तो काट के हटा लिया गया तो एक ऐसा बन गया, तो काट के हटा लिया गया तो मान लीजिए ऐसा बन गया, ऐसे फिक्स कर दिया। और यहाँ भी क्या किया, इसको काट के हटा लिया गया, ऐसे फिक्स कर दिया गया, तो फिक्स कर दिया गया। अगर इसको हम बाहर से पेंट कर देंगे, बाहर से रजतित कर देंगे, बाहर से कर देंगे रजतित, बाहर से क्या कर दिए हैं, तो बाहर से इसको हम रजतित कर दिए, यानी कि सिल्वर चढ़ा दिए, रजतित कर दिए हैं। तो इधर बड़ा जो सतह होगा, ये सतह ये क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको परावर्तक सतह कहलाएगा। लेकिन इसमें इसका जस्ट उल्टा होगा, इसमें क्या करेंगे, अंदर से कर देंगे रजतित, तो पेंट कहाँ से कर देंगे, इसको अंदर से कर देंगे, अंदर से क्या कर दिए, इसको हम रजतित कर दिए हैं। तो बाहर वाला सतह होगा ये क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह कहलाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा होता है, उत्तल सतह उत्तल में क्या होता है, उठा होता है। मतलब जिस दर्पण का यानी जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उत्तल होता है, उठा हुआ होगा, उसे क्या बोलेंगे, उत्तल बोलेंगे। और जिसका धंसा हुआ होगा उसे क्या बोलेंगे, अवतल बोलेंगे। इसका परावर्तक सतह उत्तल है उसे क्या बोलेंगे, उसको उत्तल बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब समझिए इसमें क्या क्या होता है, जो भी गोलीय दर्पण होता है, अगर कोई गोला होगा तो इसमें क्या होगा, अंदर में केंद्र होगा, केंद्र होगा, फिर क्या होगा, ये त्रिज्या होगा। इसी तरीके से गोलीय दर्पण में भी इस तरीके से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए यह अवतल दर्पण, जैसे यह अवतल दर्पण है, यह आपका हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया, इसमें क्या हो गया, बाहर से क्या कर दिए हम लोग, उसको रचित कर दिए।
जब बाहर से इसको रचित कर दिए हैं तो बताइए यह पहले क्या था, पहले यह एक सर्कल था, पहले क्या था, यह एक सर्कल था। पहले जब एक सर्कल रहा होगा, गोला रहा होगा, तो इसके बीच में यहाँ पे क्या बना होगा, केंद्र बना होगा। ये क्या बना होगा, केंद्र बना होगा। ये केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, ये केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, का जो केंद्र है इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। और यह जो दर्पण होगा, दर्पण के जो बीचों बीच का जो एक दूरी होगा, बीचों बीच का एक पॉइंट होगा, जब इससे हमको मिला देंगे ये क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। ये ध्यान रखना है। और ये जो बीचों बीच वाला पॉइंट जहाँ पे मिला है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, ध्रुव कहेंगे, यानी कि पोल कहते। यही सेम बात किसी में होगा, तो यही सेम बात आपको उत्तल में भी हो। मान लीजिए इसको अंदर से किए हैं रजतित, ये उत्तल बन गया। जब उत्तल बन गया तो इसका भी क्या रहा होगा, यहाँ पे केंद्र रहा होगा, यानी इसका भी क्या रहा होगा, तो इसका भी वक्रता केंद्र रहा होगा, इसका भी वक्रता केंद्र रहा होगा। और इसके भी बीचों बीच में एगो यहाँ पे पॉइंट रहा होगा, पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ध्रुव बोलेंगे। और उसके बाद ये दोनों का बीच का दूरी होगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ये ध्यान, यानी कि अवतल दर्पण में, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या इस तरफ हो जाएगा, केंद्र इस तरफ हो जाएगा, उत्तल में क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखिए इससे संबंधित कुछ टर्म होता है, उस टर्म के बारे में आपको बता रहे हैं। टर्म क्या होता है, जो ये देख रहे हैं वक्रता केंद्र देख रहे हैं, केंद्र सी देख रहे हैं, और ये जो पी देख रहे हैं, इस सी और पी के बीचों बीच में एक पॉइंट होता है, जिसको प्रूफ करके अभी आपको हम बताएंगे कैसे होता है। ऐसे जो बीच में एक पॉइंट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसका नाम क्या पड़ता है, इसका नाम फोकस होता है। यहाँ भी इसके बीचों बीच में क्या होगा, एक पॉइंट होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। उसके बाद अब देखिए दूरी हमेशा कहाँ से नापते हैं, मैथ में पढ़िएगा, दूरी हमेशा मूल बिंदु से नापते हैं। तो इसमें भी जो होता है, जो ध्रुव होता है, ध्रुव पी होता है, यही क्या होता है, मूल बिंदु का काम करता है। और दूरी हमेशा मूल बिंदु से ही नापाई जाती है। इसे क्या बोलेंगे, एफ हो जाएगा, और ये क्या होगा, सी होगा। जो पी से सी देख रहे हैं, पी से सी इसमें देख रहे हैं, क्या यहाँ पी से सी देख रहे हैं, यह पीसी क्या हो जाएगा, यह पीसी एक प्रकार का दूरी हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये क्या कहलाएगा, इस दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, पीसी को। उसके बाद जो पी से एफ का जो दूरी होगा, ये देखो पी से एफ का दूरी, पी एफ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस, ये फोकस दूरी हो जाएगा। यहाँ भी जो पी एफ हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी आपको समझ में आ गया। अब देखिए इससे संबंधित कुछ टर्म आपको हम बता रहे हैं, दोनों संबंधित आपको कुछ टर्म बता रहे हैं, उस टर्म को समझिए क्या है। सबसे पहला बात ध्यान रखना है, यह अवतल दर्पण है। ये क्या है आपका, अवतल दर्पण है। और फिर ये क्या बना दिए, तो एक बना दिया आपको हम उत्तल दर्पण बना दिए। ये क्या हो गया, तो ये हो गया उत्तल दर्पण हो गया। अब समझिए ये क्या हो गया, तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया, आपका मुख्य अक्ष हो, ये आपका मुख्य अक्ष हो। अक्ष वही, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। बात यहाँ भी क्या बनेगा, एक मुख्य अक्ष बनेगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पहला कंडीशन देखिए, इसमें इमेज जो बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यानी दर्पण में आपका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वो प्रतिबिंब आपको समझने से पहले आपको ये चार बात, यहाँ पे चार कंडीशन है, वो समझना पड़े। पहला कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन है, अगर कोई भी किरण ये जो मुख्य अक्ष देख रहे हैं, मुख्य अक्ष, तो कोई भी किरण अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु से पास करेगा। यहाँ देखिए, तो आपको हम कई प्रकार से समझा देते हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ से लिए एक समांतर किरण, पैरेलल लिए गया, टकराया, फिर जाके क्या हो गया, एक निश्चित बिंदु से ही पास करेगा। मुख्य अक्ष पर स्थित निश्चित बिंदु से ही पास करता है। समझ में आ गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या पड़ता है, फोकस पड़ता है। तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया, फोकस हो गया। यानी फोकस का परिभाषा क्या हो गया, फोकस का परिभाषा हो गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है,
या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, तो इसका नाम पड़ेगा आपको फोकस पड़ेगा, जो आपको इस अभी पीछे हम बताए हैं। ये क्या होगा, फोकस होगा। अब देखिए इसमें फोकस कैसे बनेगा, तो इसके फोकस को समझिए। अगर इसमें मुख्य अक्ष तो ये है, ये मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गया, टकरा के इधर चला जाएगा, टकराएगा तो ये इधर इधर लौट जाएगा। सेम होगा, ऐसे गया टकराया, क्या होगा, ये फिर लौट गया, ऐसे गया टकरा कर ऐसे लौट गया, समांतर जाएगा टकरा के लौट गया। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा थे उसको क्या महसूस हो रहा है, तो यह किरण कहाँ से आ रहा है, तो यह किरण इधर से आ रहा है, यह किरण है कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है। का मतलब समझिए, जो व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा उसे क्या फील होगा, जो व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा उसे क्या फील होगा, जैसे यह किरण क्या था, यह किरण यहाँ से गया टकरा के इधर चला गया, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा उसको फील होगा यह किरण कहाँ से आ रहा है, तो यह किरण यहाँ से आ रहा है। जो व्यक्ति यहाँ होगा उसे क्या फील होगा, यह किरण कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। जो व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा उसे क्या फील होगा, तो यह किरण कहाँ से आ रहा है, तो यह किरण यहाँ से आ रहा है। यानी कि यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। यानी फोकस का परिभाषा क्या हो गया, समझिए फोकस किसे कहते हैं, तो फोकस का परिभाषा क्या हो गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाती प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये ध्यान रखना, उसे क्या कहते हैं, फोकस का। ये हो गया आपका फोकस का परिभाषा हो गया। उसके बाद जो फोकस देख रहे हैं, फोकस है यहाँ पे क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, फोकस यहाँ पे क्या है, ध्रुव है। तो फोकस और ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसे हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की। अब क्या होता है, यह फोकस दूरी भी क्या होता है, एक प्रकार का दूरी है, तो इसका मात्रक कभी कभी पूछ देगा। इसको हम लोग कैसे नापते हैं, मीटर में नापते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, आपका क्या होगा, ये फोकस हो गया। ठीक है, अब देखिए फोकस दूरी और त्रिज्या में एक संबंध होता है। जैसे ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या है, ये वक्रता त्रिज्या, और ये क्या है, फोकस दूरी हो गया। तो हमेशा फोकस दूरी जो होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी वह क्या है, तो वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी वक्रता त्रिज्या में क्या करेंगे, तो वक्रता त्रिज्या में जब 2 से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, फोकस दूरी निकल जाएगा। अगर वक्रता त्रिज्या निकालना होगा तो क्या करेंगे, फोकस दूरी में 2 से गुना कर देंगे, फोकस दूरी में 2 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। इसी को आप लोग पढ़े हुए F इजिकल टू R/2 पढ़े हुए, या R इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2F होगा, ये पढ़े हुए। यही होता है, F इजिकल टू R/2, ये क्या होता है, R इजिकल टू 2F होता है। ये फार्मूला प्रूफ करना होता है, एग्जाम में कभी कभी आते रहता है। ये न्यूमेरिकल में कभी कभी पूछ देगा, यदि किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी। इस तरीके से न्यूमेरिकल में कभी कभी आपको एमसीक्यू में ये आते रहता है, और ये आने का उम्मीद है, ये देख लीजिए। अब फोकस हो गया, यानी पहला बात हम लोग क्या समझ गए, फर्स्ट कंडीशन क्या समझ गए, तो फर्स्ट समझे तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाती प्रकाश के किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस के दर्पण से टकराने मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस के बारे में आपको ये सफिशिएंट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट बात देखिए, 2 नंबर बात देखिए, 2 नंबर देखिए। अब ये क्या हो गया आपका, इसी को मैं समझा रहा हूं, ये अवतल हो गया, और ये क्या हो गया, तो ये आपका उत्तल हो गया, ये उत्तल हो गया। अब जो अवतल है तो ये क्या हो गया, तो ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये भी क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, F हो गया, F मतलब फोकस हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब समझिए
पहला बात में क्या समझा है, तो पहला हम किरण जो ले गए हैं वह कहां से ले गए हैं, तो वह जो मुख्य अक्ष के समांतर ले गए हैं। अब क्या ले जाएंगे, अब फोकस से, मान लीजिए कोई हम किरण फोकस से ले गए हैं, अब यहाँ टकराया और टकरा के जो लौटेगा ये कैसे लौटेगा, ये समांतर लौटेगा। कैसे लौटेगा, ये समांतर लौटेगा। अगर इसमें जो फोकस देख रहे हैं, फोकस में जब फोकस की ओर ले जाएंगे तो टकरा के जो लौटेगा तो क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। तो इस किरण को हम कहाँ ले गए हैं, तो इसको हम फोकस की ओर ले गए हैं। इसको कहाँ ले गए हैं, फोकस पर ले गए हैं। तो फोकस पर टकराने के बाद क्या होगा, ये समांतर लौट गया, ये भी समांतर लौट गया। यानी कि अगर गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से पास करेगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अगर फोकस से जाएगी या फोकस की ओर जाएगी तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दो बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, तो 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में ये दर्पण हो गया, अवतल हो गया, और ये क्या हो गया, तो ये आपका उत्तल हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, तो ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये भी क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये एफ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये पी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये पी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, एफ हो गया। अब समझिए 3rd नंबर में, अगर कोई प्रकाश के किरण जो वक्रता केंद्र है इससे होकर जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, तो टकराने के बाद क्या होगा, इसी पथ पर वापस लौट जाएगा। ये ध्यान रखना है। वक्रता केंद्र से जाएगा तो टकराने के बाद क्या होगा, उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। इसमें भी क्या होगा, तो इसमें देखिए, इसमें अगर वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगा, वक्रता केंद्र की दिशा में ले गए हैं तो टकराएगा, आर पार तो कर नहीं रहा है, तो टकराएगा तो क्या होगा, ऐसे गया है और फिर इसी पथ पर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ये बात ध्यान रखना। 3rd नंबर में क्या ध्यान रखना है, 3rd नंबर यहाँ पे समझा देते हैं। 4th नंबर, सॉरी 2nd हो गया, 3rd हो गया, 4th में देखिए ये क्या हो गया आपका, अवतल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये उत्तल हो गया। समझिए, तो इसमें मान लीजिए क्या है, तो है ही, तो फोकस हो गया, ये तो ध्रुव हो गया, पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ भी यही बात होगा, यहाँ भी यही बात होगा। यहाँ पे ध्यान रखने से ये हो गया, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ध्रुव। इसमें ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, और ये क्या होगा, फोकस होगा, ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। जो पोल है, पोल, तो पोल पे मान लीजिए कोई लाइट हम भेज रहे हैं, किरण भेज रहे हैं पोल पे, पोल पे कोई किरण भेजेंगे तो इस तरीके से जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 60 डिग्री बना के गया है, मान लीजिए, तो लौटेगा भी तो ये 60 डिग्री बना के ही लौटेगा। और यहाँ पे हम 30 डिग्री बना के भेजेंगे तो लौटेगा तो 30 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे किरण को भेजें तो 30 डिग्री एंगल के साथ भेजे हैं, तो लौटेगा अब तो 30 एंगल के साथ ही लौटेगा। यही बात इससे भी होता है, जो एंगल से हम यहाँ पे भेजेंगे उसी एंगल से क्या होगा, यह वापस लौटेगा। 4 नंबर में ये है, आपको 4 बात आपको हम समझा दी। अब इस सब का यूज आपको कहा होगा, इमेज फॉर्मेशन में अभी होने वाला है, जो हम आपको इमेज बताएंगे, इमेज कैसे बनता है, वहां पे इसका यूज होने वाला है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग देना है प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि दोनों दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। पहले आपको बताएंगे अवतल बता रहे हैं, पहले क्या बताएंगे आपको, अवतल बताएंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अब देखिए इसको जो है ना ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़े देर में आपको पूरा हम समझा देंगे। देखिए सिर्फ याद करना है, सारा का सारा कहानी बुक में लिखा हुआ है। हाँ चलिए, अब क्या है, जैसे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। चलिए क्लास लंबा हो रहा है, आज इसको इसी जगह होल्ड करते हैं। एक पार्ट आपको आ रहा है, उससे प्रकाश का परावर्तन कल कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट अपवर्तन चलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, 2 महीना आपका साइंस में 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। हमारी उम्मीद रहेगा 80 में 80 आने का,
तो जो पढ़ाएंगे उम्मीद नहीं, एग्जाम हॉल में आपको ये फील नहीं होगा क्लास में सर इस पे चर्चा नहीं किए थे। क्लास में जो हम चर्चा कर देंगे उससे हट कर साइंस में नहीं आएगा, ये कन्फर्म है, अनुभव है 12 सालों का। धन्यवाद।